इंस्टाग्राम की वो रील्स सब कुछ बयान करती थी। जरा रुकिए, एक सेकंड के लिए रुकिए। जो आपने अभी भी देखा वो इंस्टाग्राम की रील थी। एक लड़की, उम्र 27 साल, रंगीन चश्मा, कमर में फंसी लाइसेंसी पिस्टल और पीछे 5 स्टार होटल का बैकग्राउंड नजारा और नीचे कैप्शन लिविंग माई बेस्ट लाइफ। ये रील उत्तर प्रदेश के बागपत की एक लड़की की थी। उसके इंस्टाग्राम पर 3 अकाउंट थे। कुल मिलाकर 11,000 से ज्यादा लोग उसे फॉलो करते थे। उसकी प्रोफाइल पर जिला अधिकारियों के साथ फोटो थे, पूर्व डीएम के साथ फोटो थे, बड़े नेताओं के साथ फोटो थे। वो हवाई यात्राएं करती थी। दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में उसकी मौजूदगी रहती थी। यूं कहिए 5 स्टार होटल्स में उसका आना जाना था। और वो बाली, इंडोनेशिया जाने की तैयारी कर रही थी। पासपोर्ट तैयार था। बाहर से देखें तो एक सक्सेसफुल, कॉन्फिडेंट, पावरफुल औरत, अंदर से एक जटिल, खतरनाक और अंततः दर्दनाक कहानी। 16 अप्रैल 2026 को उसके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आई। अपने पिता की फोटो के साथ नीचे लिखा था लव यू पापा, और एक भावुक पंक्ति, क्यों रोए हर बात पे, बढ़िया जाने दे जो चला गया। उसे नहीं पता था उसकी यह जिंदगी की आखिरी पोस्ट है। उसी रात या उससे कुछ घंटे पहले एक कत्ल हो चुका था और शायद ये लाइनें उसी के लिए थी और कुछ ही दिनों में वो खुद भी इसका शिकार होने वाली थी। ये कहानी है राखी कश्यप की, एक साधारण परिवार की बेटी जो असाधारण बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी, जिसने दूसरों को जाल में फंसाने के लिए खुद एक जाल बुना और अंत में उसी जाल में उलझकर दम तोड़ गई। आज हम इस पूरी कहानी को शुरू से अंत तक परत दर परत खोलते जाएंगे और इस कहानी से आपके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। कौन थी राखी कश्यप? पश्चिम उत्तर प्रदेश, बागपत जिले के राजपुर खामपुर गांव। राखी कश्यप मूल रूप से यहीं की रहने वाली थी। एक साधारण सा परिवार, एक छोटे से गांव का साधारण सा घर, लेकिन राखी की तमन्नाएं कभी साधारण नहीं थी। अब उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बहुत ज्यादा हमें नहीं पता, लेकिन जो सामने आया वो ये है कि वो खुद को डूडा यानी डिस्ट्रिक्ट अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की वर्कर बताती थी, कर्मचारी बताती थी। और यह एक इंपॉर्टेंट डिटेल है, डूडा एक सरकारी विभाग है। वहां काम करने का दावा करना एक काइंड ऑफ लेजिटिमेसी दिखाता है, एक सरकारी पहचान, एक रुतबा, और वो इस पहचान का पूरा इस्तेमाल करती थी, सरकारी ऑफिसर। अब जिंदगी का वो हिस्सा जो बाहर नहीं आया, शादी। पुलिस जांच में पता चला कि 27 वर्षीय राखी 2 शादियां कर चुकी थी और दोनों से तलाक भी ले चुकी थी। 2 शादियां, 2 तलाक, 27 साल की उम्र में, और उसके बाद #लिविंग माई बेस्ट लाइफ। ये तथ्य अकेला बहुत कुछ कह देता है। तलाक के बाद वो परिवार से अलग रहने लगी। वो अलग अलग जगहों पर रहकर नई पहचान बनाती। सोचिए, एक नई जगह, नए लोग, नई पहचान। पुराने को पीछे छोड़ दो, नया चैप्टर शुरू करो, और नया चैप्टर पिछले से बड़ा होना चाहिए। राखी पहले खेकड़ा की काशीराम कॉलोनी में रही, फिर NBCC कॉलोनी में, और आखिरकार बागपत शहर में आ गई। पिछले 3 सालों से वो बागपत में सक्रिय थी। हर बार एक नया शहर, एक नया शिकार, हर बार एक नई पहचान, और हर बार थोड़ी और ऊपर उठने की कोशिश, अपने रुतबे को और बुलंद करने की कोशिश। लेकिन सवाल ये है, ये लाइफस्टाइल, ये चमक दमक, ये हवाई यात्राएं, ये 5 स्टार होटल्स, सब मैनेज कहां से हो रहा था? एक साधारण परिवार की बेटी, जैसे घर में फ्रूट खरीदने से पहले 2 बार सोचना पड़ता है, मोल भाव करना पड़ता है, 5 स्टार होटल से खर्चे कैसे उठाती थी? कोई नौकरी नहीं, जो एक किराए के मकान में रहती है, फिर भी वो अक्सर हवाई यात्राएं करती है। दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में उसकी मौजूदगी रहती है और वो बाली, इंडोनेशिया जाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए उसका पासपोर्ट भी तैयार हो चुका है। सोचिए, विदेश यात्राएं, देश में हवाई यात्राएं, ये सब मैनेज कहां से हो रहा था? ये पैसा कहां से आ रहा था? जवाब आएगा थोड़ी देर में। पहले उस आदमी के बारे में जानते जो इस कहानी का दूसरा और मूल किरदार है, विक्रांत। वो शख्स जो घर से निकला और लौटा नहीं। प्रयागराज, गोविंदपुरम कॉलोनी। विक्रांत कुमार डूडा में सिटी मिशन मैनेजर के पद पर 2018 में बागपत में कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर तैनात हुआ। एक सरकारी कर्मचारी, एक पति, एक पिता। उनकी पत्नी प्राची सिंचाई और जल संसाधन विभाग में कार्यरत। परिवार में एक छोटी बेटी। विक्रांत बागपत के अर्जुनपुरम कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। पत्नी नोएडा में नौकरी करती थी, विक्रांत बागपत में। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त, और इसी बीच डूडा ऑफिस में एक मुलाकात होती है। राखी अक्सर कलेक्ट्रेट और विकास भवन में अफसरों के कार्यालयों में जाती रहती थी। डूडा कार्यालय में उसके आने जाने के कारण विक्रांत से दोस्ती हो गई, जो बाद में प्यार में बदल गई। विक्रांत और राखी के बीच करीब 3 साल से प्रेम संबंध थे और दोनों शादी की योजना भी बना रहे थे। लेकिन शादी करना इतना आसान नहीं था। दोनों की महत्वाकांक्षाएं अलग अलग थी, दोनों के लालच अलग अलग थे।
और दोनों की मजबूरियां भी अलग अलग। इन 3 सालों में विक्रांत शायद यह नहीं जानता था कि जिस औरत से वो प्यार कर रहा है वो उसे धीरे धीरे मौत की ओर ले जा रही है। और यह सफर शुरू हुआ एक प्लॉट से। राखी और विक्रांत के बीच मथुरा में एक प्लॉट को लेकर गहरा विवाद चल रहा था। राखी चाहती थी कि वो प्लॉट उसके नाम हो जाए। विक्रांत इस बात के लिए तैयार नहीं था। शायद विक्रांत जान चुका था कि राखी किस तरह की लड़की है। यहीं से प्यार धीरे धीरे साजिश में बदलने लगा। और जब प्यार साजिश बनता है तो खून बहता है, या फिर कुछ ऐसा होता है जो समाज को सोचने पर मजबूर करता है। अब इस कहानी में तीसरा किरदार एंट्री मारता है, सुधारस चौहान। सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत किरदार। यही किरदार इस कहानी का सबसे बड़ा सूत्रधार बना। सुधारस चौहान बागपत शहर के चौहान एन्क्लेव का रहने वाला, बीजेपी का एक नेता, प्रॉपर्टी डीलर। सुधारस चौहान बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ बताया जाता है। एक नेता, ऊपर से प्रॉपर्टी डीलर, रुतबेदार, जाना पहचाना नाम, और राखी उसकी पहुंच तक पहुंच चुकी थी। पूछताछ में सामने आया कि राखी विक्रांत और सुधारस दोनों से एक साथ संबंध बनाए हुए थी, दोनों से एक साथ जुड़ी हुई थी और दोनों से उसके अलग अलग मतलब थे। एक तरफ विक्रांत, प्यार, शादी का वादा, भविष्य का सपना। दूसरी तरफ सुधारस, पावर, कनेक्शंस, पैसा, राखी का सुधा। लेकिन राखी का सुधारस के साथ रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं था, यह एक ट्रैप था। क्योंकि राखी जानती थी कि सुधारस एक रुतबेदार इंसान है और पैसे वाला भी। राखी ने सुधारस की आपत्तिजनक वीडियो बना ली। उसे वायरल करने की धमकी देकर उसने सुधारस से करीब 25 लाख रुपए वसूल लिए। एक नेता एक औरत के हाथों ब्लैकमेल हो रहा था और कुछ नहीं कर सकता था। यह एक तरह की चिढ़ भी थी और यह एक तरह से उसकी आने वाले भविष्य पर तलवार भी लटक रही थी। क्योंकि वीडियो वायरल होती तो राजनीतिक करियर खत्म हो जाता। लेकिन राखी यही नहीं रुकी। राखी ने सुधारस को एक लालच दिया, अगर तुम विक्रांत की हत्या में मेरा साथ दो तो मैं वो वीडियो नष्ट कर दूंगी। सोचिए साइकोलॉजी को। एक औरत जो खुद ब्लैकमेल का शिकार बना चुकी है एक आदमी को, वही आदमी अब उसका हथियार बन रहा है। उस मथुरा के प्लॉट को लेकर वह उस प्लॉट को हर कीमत पर हथियाना चाहती थी और वह हथियार एक और इंसान की जान लेने वाला है। ये सिर्फ क्राइम नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड गेम था और पुलिस को शक है कि सुधारस अकेला नहीं था जो इस जाल में फंसा था। जांच में यह बात सामने आ रही है कि राखी के संपर्क में शहर के कई जाने माने और जनप्रतिनिधि और ऑफिसर्स भी थे जिनके राज राखी के मोबाइल में कैद हैं। राखी खूबसूरत थी, दिखने में अच्छी थी, वाकपटु थी, अपनी बातों में उलझाना उसे बखूबी आता था। राखी की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर बागपत की डीएम अस्मिता लाल समेत पूर्व डीएम और कई रसूखदार नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें थी, जो उसे बाकी लोगों के सामने रसूखदार भी बना रही थी और पावरफुल भी दिखा रही थी। यह एक क्राइम नहीं था, यह एक नेटवर्क था और वो नेटवर्क अभी भी पूरी तरह सामने नहीं आया है। इसमें कौन कौन किरदार होंगे ये आने वाली जांच में पता लगेगा। यह सब चलता रहा और इसी बीच आ गई 15 अप्रैल की वो रात, जिस रात में एक बड़ा खेल होने वाला था। एक योजना बनाई गई। योजनाबद्ध तरीके से विक्रांत को राखी के फ्लैट पर बुलाया गया। वहां प्लॉट के विषय में बातचीत होनी थी। विक्रांत भी जानता था कि इसको किसी भी तरीके से निपटा लेते हैं। हो सकता है विक्रांत की भी वीडियो उसके पास हो। विक्रांत बातचीत के लिए गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह उसकी आखिरी मुलाकात, आखिरी रात है। बातचीत के दौरान विवाद बढ़ गया। विक्रांत ने प्लॉट राखी के नाम करने से साफ मना कर दिया और फिर राखी और सुधारस ने अपनी अपनी लाइसेंसी पिस्टल से विक्रांत पर गोलियां चला दी। एक गोली जांग में और 2 गोलियां सीधे सीने में। वहीं पर उसकी मौत हो गई। 3 गोलियां, 2 पिस्तौल, 2 हत्यारे। हो सकता है वहां और भी लोग मौजूद रहे हों। एक निर्दोष जिंदगी खत्म हो गई। इसके बाद शव को फ्लैट में बंद करके दोनों चले गए। अगले दिन 16 अप्रैल राखी और सुधारस ने विक्रांत के शव को कपड़े में लपेटकर कार में रखा और सहारनपुर के बड़गांव थाना क्षेत्र में नहर तक ले गए। यह सफर 100 किलोमीटर का था। शव को बोरे में बंद किया गया, रस्सी से बांधा गया और नहर में फेंक दिया गया। जब शव मिला तो हाथ पैर बंधे हुए थे। चेहरे को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया था ताकि चेहरा पहचाना न जा सके, ताकि बॉडी किस केस की पहचान न हो सके। पहचान नहीं होगी तो सबूत नहीं मिलेंगे और सबूत नहीं मिलेंगे तो कोई नहीं जानेगा। लेकिन भगवान ने या किस्मत ने एक सीसीटीवी कैमरा ऑन रखा था और उस कैमरे ने सब देख लिया। लेकिन उससे पहले एक और घटना हुई। घटना के बाद राखी ने खुद पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन किया और कहा कि उसके पति ने खुद को गोली मार ली। थोड़ी देर बाद उसने फोन बंद कर लिया। ये कितनी चालाकी या कितना खौफ। जब पुलिस ने बाद में संपर्क किया, राखी ने कहा कि पारिवारिक विवाद था, झूठी शिकायत हो गई थी और मामला टाल दिया। वो झूठ बोल सकती थी, वो सच छुपा सकती थी, लेकिन टाइम उसे नहीं छुपाने देने वाला था।
क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, और शायद यही हुआ राखी के साथ भी। लेकिन इससे ज्यादा भी कुछ बुरा होने वाला था राखी के साथ। इस घटना को 8 दिन बीत गए। 23 अप्रैल को विक्रांत की पत्नी प्राची ने बागपत कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में राखी नामक महिला पर सीधा शक जाहिर कर दिया। एक पत्नी का इंट्यूशन था, वो जानती थी, शायद बहुत पहले से जानती थी। पुलिस ने जांच की तो विक्रांत और राखी के बीच फोन पर लंबी बातचीत के रिकॉर्ड्स मिले। पुलिस ने राखी को थाने बुलाकर पूछताछ की, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। वो शांत रही, वो झूठ बोलती रही। पुलिस ने उसकी पिस्टल जरूर जमा कर ली और उसे छोड़ दिया। पुलिस के बाद उसे छोड़ने के 1 दिन बाद राखी खुद भी लापता हो गई। अब सोचिए, विक्रांत लापता, उसकी लाश मिलती है, राखी जो सस्पेक्ट थी अब वो भी लापता। पुलिस के लिए एक बड़ा अलार्म था। और तभी 27 अप्रैल सहारनपुर के मिर्जापुर क्षेत्र के जंगल में एक युवती का शव मिला। उसकी पहचान राखी कश्यप के रूप में हुई। उसके गले पर धारदार हथियार से कई वार किए गए थे और शरीर पर अनेकों चोटों के निशान थे। अब पुलिस के सामने 2 शव हो गए थे। एक वो जो पहले ही मर चुका था, दूसरा वो जिस पर मारने का शक था। 2 अलग अलग जगह हैं, दोनों के बीच 10 दिन का फासला। पुलिस को 2 मामले 1 साल सुलझाने थे और ये पुलिस समझ चुकी थी कि दोनों मामले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यहां पुलिस की असली जांच शुरू होती है। पहला सुराग सीसीटीवी। 12 मिनट के अंदर सीसीटीवी कैमरे में 2 बार एक सफेद नेक्सॉन कार कैद हुई। पुलिस उस कार के मालिक कपिल चौहान तक पहुंची। 12 मिनट एक ही कार 2 बार वहां से गुजरी और उस एक गलती ने पूरी कहानी खोल दी। किसी को नहीं पता था कि कोई तुम्हें देख रहा है, लेकिन सीसीटीवी सब कुछ देख रहा था। पुलिस ने कॉल डिटेल खंगाले। जिस दिन राखी की हत्या हुई उस दिन सुधाकर के मोबाइल की लोकेशन बागपत में दिख रही थी, जबकि वो दरअसल सहारनपुर में था। सुधारस ने यहां पर एक चालाकी दिखाई। उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए फोन ऑफिस में छोड़ दिया ताकि लोकेशन बागपत में ही दिखे कि मैं तो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। लेकिन सीसीटीवी ने उसे वहां पकड़ लिया जहां वो था। तीसरा सुराग कपिल चौहान की गिरफ्तारी। पुलिस ने कपिल को पूछताछ के लिए बुलाया। उसके बाद सुधारस की गिरफ्तारी बड़ौत रोड स्थित चौहान एंक्लेव कॉलोनी से हुई और एकदम पूरा मोहल्ला सन रह गया कि ये क्या हुआ। उसके बाद एसएसपी अभिनंदन सिंह और प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने आरोपी के पास से हत्या में प्रयुक्त 32 बोर पिस्टल, चाकू, हथौड़ा, खून से सनी टी-शर्ट, दोनों कार नेक्सॉन और अल्ट्रोज और मोबाइल फोन बरामद कर लिए। जितने भी एविडेंस थे उन्होंने सब कुछ कंफर्म कर दिया। मोटिव मिल गया, हथियार मिल गया और हत्यारे मिल गए। लेकिन एक बात पुलिस आज भी मानती है, अगर राखी ने पुलिस को सच बता दिया होता तो शायद उसकी जान बच जाती। लेकिन सच कैसे बता सकती थी? जो दूसरों को मारने की कोशिश करता है वह बहुत डरा हुआ इंसान होता है। वह कुछ कह देती है। राखी को चांस मिला था, उसने उसे ठुकरा दिया और उस डिसीजन ने उसे मौत की तरफ धकेल दिया। जो कब्र वो दूसरों के लिए खोदा करती थी, आखिर उसी कब्र में वह खुद दफन हो गई। इसी को कहते हैं कर्मा, टिट फॉर टैट। लेकिन इस कहानी में अभी भी कुछ सवाल बाकी है। समाज के लिए कुछ सबक बाकी है। 2 गिरफ्तारियां हो गई है, केस का खुलासा हो गया, लेकिन कहानी खत्म नहीं होती है। बड़े 3 सवाल खुले हैं। पहला, ब्लैकमेल नेटवर्क। राखी ने सुधारस से 25 लाख वसूले, लेकिन पुलिस की जांच में आ रहा है कि यह सिर्फ सुधारस तक सीमित नहीं था। उसने और भी लोगों से पैसे वसूल किए थे। और दूसरी बात यह कि क्या राखी अकेली ऐसा सब कुछ कर सकती थी? इतने बड़े रसूखदार लोगों से वसूली आसान काम नहीं होता। कई और नेता, कई और अधिकारी जो राखी के नेटवर्क में थे, उनकी नींद अभी भी उड़ी हुई है, क्योंकि राखी के मोबाइल में उनके राज कैद हैं और राखी का मोबाइल पुलिस के पास। सवाल दूसरा, उस रात फ्लैट में और कौन था? पुलिस को शक है कि जिस रात विक्रांत की हत्या हुई उस फ्लैट में राखी और सुधारस के अलावा भी कोई था। हो सकता है कोई विक्रांत का साथी ही रहा हो जो बदल गया हो, जिसने धोखा दिया हो, या फिर सुधारस और राखी के साथ कोई और तीसरा भी। सवाल, फार्म हाउस का चौकीदार जहां राखी की हत्या हुई, उस फार्म हाउस के चौकीदार को हिरासत में लिया गया था। अब उसे क्लीन चिट तो नहीं मिली है, लेकिन उसे छोड़ दिया गया है। हो सकता है वारदात के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है। और सबसे बड़ा सवाल जो शायद जवाब मांगता है, 5 महीने पहले भी राखी ने विक्रांत पर गोली चलाई थी। विक्रांत बच गया था, पड़ोसी जमा हुए थे। राखी ने उल्टे अपने ही पति पर आरोप लगा दिया था कि उसने खुद सुसाइड करने की कोशिश की थी। पुलिस ने जांच की, मामला झूठा निकला, तो पुलिस ने रफा दफा कर दिया कुछ ले देके। उसकी पिस्टल जमा हो गई थी जो कोर्ट के ऑर्डर पर उसे वापस मिल गई, और वही पिस्टल आखिरकार विक्रांत की जान ले गई। मगर उस वक्त कोई और कदम उठाया जाता, अगर वो पिस्टल वापस नहीं होती, तो क्या विक्रांत आज जिंदा होता? विक्रांत को मरना ही था,
शायद सुधाकर की पिस्तौल से मारा जाता या किसी और हथियार से मारा जाता। और ये सवाल पुलिस के लिए भी उठता है, जब किसी पर गोली चलाने का आरोप लगा तो उसकी लाइसेंसी पिस्टल आपको जब्त कर लेनी चाहिए। सबसे बड़ा वो संदेश जो इस कहानी से निकलता है। अब मैं आपको एक पल रुककर सोचने के लिए कहूंगा। राखी कश्यप की कहानी सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक मिरर है, एक आईना है, एक शीशा है। वो लड़की राजपुर खामपुर के एक साधारण परिवार से थी। उसके सपने बड़े थे, लेकिन सपने बड़े पूरे करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तमन्नाएं बड़ी थी, वो दुनिया में कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसने जो रास्ता चुना वो रास्ता शॉर्टकट का था। जितनी जल्दी उसने शोहरत पैसा सब कमाया, उतनी ही जल्दी उसने अपनी जिंदगी भी गंवा दी। पावर चाहिए थी तो पावरफुल लोगों के साथ फोटो खिंचवाने लगी, पैसा चाहिए था तो ब्लैकमेल करने लगी, रुतबा चाहिए था तो झूठी पहचान बनाने लगी। इंस्टाग्राम पर वो सब कुछ थी जिंदगी में, वो टूटती जा रही थी। और उस इंस्टाग्राम पर उसकी आखिरी पोस्ट में लिखा था, क्या रोए हर बात में, बढ़िया जाने दे जो चला गया। ये लाइन शायद उसने विक्रांत के लिए लिखी थी, और शायद वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। कोई रास्ता बंद हो चुका था, कोई वापसी नहीं बची थी, लेकिन उसने तब भी सही कदम नहीं उठाया। क्राइम उसकी आदत बन चुकी थी। विक्रांत, एक पति, एक पिता, एक सरकारी कर्मचारी, मारा गया। उसकी एक छोटी बेटी जो शायद अभी यह भी नहीं समझती कि पापा वापस क्यों नहीं आए, पापा कब आएंगे। उसकी पत्नी प्राची जो दूसरे शहर में नौकरी करती थी, वो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। और राखी, उसने यह सब शुरू किया, वो भी मारी गई। किसी ने उसे नहीं बचाया, उन नेताओं ने नहीं, उन अधिकारियों ने नहीं, जिनके साथ वो फोटो खिंचाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया करती थी। इसलिए अपनी झूठी पहचान, झूठी जिंदगी से बाहर निकलिए। ये सबक है सबके लिए। जो पावर आप दिखाते हैं, जो पावर आपके पास होती है, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। आपके प्रदर्शन से पता चल जाता है कि आपकी पावर झूठी है। फिल्टर लगाकर ग्लैमर दिखाना, लेकिन असली जिंदगी इंस्टाग्राम पर नहीं जी जाती। असली जिंदगी असल जिंदगी में ही जी जाती है। ब्लैकमेलिंग एक हथियार की तरह इस्तेमाल तो हो सकता है, लेकिन वह हथियार आपकी गर्दन भी काट सकता है। यह हथियार हमेशा पलटकर वापस आता है, और शॉर्टकट हमेशा बहुत महंगे पड़ते हैं। राखी के पास लाइसेंसी पिस्टल तो थी, लेकिन उसकी रक्षा के लिए कोई नहीं था। और उसी लाइसेंसी पिस्टल से उसने किसी की जान तो ले ली, लेकिन अपनी जान नहीं बचा सकी। जो जाल दूसरों के लिए बुने जाते हैं, उसमें खुद भी अक्सर लोग फंसते हैं। ये कहानी हमें यही सिखाती है। और अगर आपके आसपास कोई ऐसी जिंदगी जी रहा है जहां बाहर सब कुछ परफेक्ट दिखता और अंदर सब कुछ टूटा हुआ, तो एक बार उस इंसान से पूछिए सच्ची बात। राखी को शायद किसी एक सच्चे इंसान की जरूरत थी। सबसे ज्यादा जरूरत उसे अपने आप की थी, अपनी सच्चाई की थी, जिसे उसे नकारती रही। जो उसे रोक सके, जो उसे सही रास्ता दिखा सके, वो इंसान उसे कभी नहीं मिला। माँ बाप से दूर वो पहले ही हो चुकी थी, और इसलिए ये कहानी वहां खत्म हुई जहां कभी नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए अपनी जिंदगी में जो आप हैं वही बनकर रहिए, जिंदगी आसान हो जाती है।